देख टॉपिक कह रहा है हमारे पास क्या कहते हैं कि मेजी के द्वारा प्रशासनिक इकाई की स्थापना की गई। तो मेजी वही व्यक्ति था जिसने जापान को दोबारा से इस्टेब्लिश करने में मेन रोल प्ले करता है, ठीक ना। तो मेजी ने जापान के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रशासनिक तरीक़ों का इस्तेमाल किया ताकि वहाँ के डेवलपमेंट में ज़्यादा फ़ायदा हो सके और ज़्यादा विकास हो सके। तो उसने कई सारे काम किए। उसने पहला काम किया कि पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदल दिया। तो उसने सोचा कि यदि हमें वहाँ का डेवलपमेंट करना है तो पहले वहाँ के सिस्टम को रीबिल्ड करना पड़ेगा, रीइस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो उसने वहाँ के पुराने गाँव को और क्षेत्रीय सीमाओं को बदल दिया और स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधा को प्रदान किया जो पहले वहाँ पर नहीं था। तो यहाँ पर सोचा कि यदि हमें किसी देश को प्रशासनिक तरीके से बेहतर करना है तो ज़रूरी है कि वहाँ पर पहले हम प्रोवाइड करें लोकल स्कूल को और हेल्थ की फैसिलिटी को प्रोवाइड करें। अगला इसमें काम करता है ये सेना की भर्ती केंद्रों का काम करता है। तो ये बड़ी मात्रा में सेनाओं को भर्ती करता है ताकि वहाँ पर दोबारा से पब्लिक सिस्टम को इनबिल्ड कर सके और प्रशासनिक व्यवस्था को पहले के मुकाबले बेहतर कर सके। उसने एक आधुनिक सैन्य बल को तैयार किया, एक मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेंथ को प्रमोट किया ताकि वहाँ पर यदि बाहरी तौर से हमला होता है या फिर अंदर में कोई विद्रोह पैदा होता है तो उसे वो आसानी से ख़त्म कर सके या फिर सेपरेट कर सके। उसने कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सकेगा और बैठक बुलाने पर नियंत्रण रख सकेगा। तो उसने क्या बनाई, उसने एक कानून व्यवस्था बनाई। तो कानून इसलिए बनाया गया ताकि हर एक आदमी को बताया जा सके कि किसके पास कितना रूल ऑफ लॉ होगा, कितना पावर होगा या कितना पावर नहीं होगा। 20 से अधिक उम्र के सैनिकों को सेना में भर्ती करना अनिवार्य कर दिया गया। तो 20 उम्र से जिसकी भी ज़्यादा उम्र होंगे वो आसानी से मिलिट्री में शामिल हो सकता था, ये प्रोविज़न कर दिया गया। अब देखो मिलिट्री में ज़्यादा जवानों को ही जिसकी उम्र 20, 18, 21, 22 के आसपास हो उन्हीं को इनमें इंक्लूड करते हैं। उनका अच्छा खासा जोश होता है और उन्हें कंट्रोल करना, मेंटेन करना ज़्यादा ईजी होता है। इसी में कहता है कि सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देशन में रखा गया। किसको किसको, तो सेना को और नौकरशाही को। ये क्वेश्चन तेरा आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी भी सैनिक शासन व्यवस्था वाले या फिर किसी भी लोकतंत्र वाले सिस्टम में 3 मेन पिलर कौन कौन से होते हैं। तो सेना होती है, नौकरशाही होता है, तीसरा सम्राट होता है। क्लियर। तो इन तीनों को एक साथ रखा गया। इसमें कहता है था कि जापान ने चीन को रूस के हाथों युद्ध में भाग लिया और दोनों युद्ध में जीत प्राप्त हुई। तो जब जापान युद्ध लड़ता है किसके साथ, जापान के साथ और चीन के साथ, तो जापान की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, मिलिट्री व्यवस्था इतनी मजबूत थी, इतनी ताकतवर थी कि उसने चीन को और रसिया को दोनों को हरा दिया था और इसके ऊपर वो कब्जा कर लेता है कुछ हिस्सों पर। जापान ने चीन और रूस के युद्ध के बाद आर्थिक विकास करता है और अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। फिर उसने अपने राज्य को बढ़ाया। उसने चाइना पे कब्जा किया, कोरिया पे कब्जा किया, रसिया कुछ पार्ट पे कब्जा किया। ऐसे कुछ हिस्सों पे कब्जा करके वो अपने कॉलोनी को, अपने उपनिवेश की संख्या को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसी में कहता है औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना में लोकतंत्र के प्रसार को खत्म कर दिया गया और उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया गया, जैसे कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के साथ इसके हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ऐसा इसलिए था कि ब्रिटेन जो था वो चाहता था कि इस पूरे इलाके के ऊपर हमारा कब्जा हो, लेकिन जापान यहाँ पर अड़ा हुआ था और जापान और ब्रिटेन के बीच में कई बार लड़ाइयाँ हुई, जिसको बताया गया कि यहाँ पर ये कहा दिया गया कि जापान जो है वो भी अपने उपनिवेश को लेकर के बढ़ा चढ़ा करके शक्तियाँ फैला रहा था, जिसमें बताया गया। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये हमारे पास निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया गया। तो जापान ने अपने अर्थव्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन कैसे किया, वो उसके बारे में बात करता है। तो मेजी अपनी अर्थव्यवस्था के सुधार करने के लिए कई सारे कदम उठाते हैं, जैसे कृषि कर को लगातार आय को इकट्ठा किया गया। जैसे कि देखो किसी भी देश की यदि इकोनॉमी को बढ़ाना है तो इनकम बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो इनकम कहाँ से हमारे पास आएगी, एग्रीकल्चर से आएगी। तो इन्होंने क्या कर दिया कि एग्रीकल्चर टैक्स को ही बढ़ा दिया। जितना ज़्यादा टैक्स आएगा उतना ही ज़्यादा इनके पास क्या आएगी, रेवेन्यू आएगी। कहता है परिवहन के लिए या परिवहन के विकास के लिए 80-70 के टाइम में से 72 के बीच में टोक्यो और योकोहामा के बीच में रेलवे लाइन का विकास किया गया। देखो यदि किसी देश को और डेवलप करना है तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए इनके द्वारा पहली बार रेलवे लाइन का विकास किया गया 1870 से लेकर के 72 के बीच में। कहाँ से कहाँ, तो टोक्यो और योकोहामा के बीच में ये डेवलपमेंट किया गया। कहता है वस्त्र उद्योग में विकास करने के लिए मशीनों को यूरोप से मंगाया गया। देखो अभी तुमने पढ़ा था कि निशीजिन में बेहतर किस्म के
निसिजिन पता है ना, तो निसिजिन में बेहतर किस्म के यहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा था। तो निसिजिन में बेहतर सिल्क का प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन उसको कपड़े बनाने के लिए उन्होंने यूरोप से क्या मंगाई, मशीनें मंगाई, ताकि वो बेहतर किस्म के धागे बना सके, कपड़े बना सके। कहते हैं मजदूरों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया ताकि वो अच्छे से सीख के आ सके और यहाँ के डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले कर सके। कहता है विदेशी कारीगरों को जापानी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया ताकि वो नया एजुकेशन, नया कल्चर, नया ट्रेडिशन सीख कर के आ सके। और 1872 में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना कर दी गई ताकि नए नए जो बैंकिंग सिस्टम इस्टेब्लिश हो रहे हैं उनको पैसा भी मिल सके और डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ सके। जापान में जहाज निर्माण के लिए मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी बड़ी कंपनी थी, उनको छूट दिया गया ताकि वो देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। कहता जायबासु ऐसी व्यापारी कंपनियों का जापानी अर्थव्यवस्था में विश्व युद्ध के बाद तक अहम योगदान बना रहा, क्योंकि वो कंपनियां थी जो जापान की अर्थव्यवस्था में लगातार अपने योगदान को बढ़ा रही थी। 1872 से 1920 के बीच में जनसंख्या का विकास हुआ और जनसंख्या दबाव के कारण यहाँ पर सरकार ने कुछ प्रवास के लिए नीतियाँ बनाई ताकि कहा गया कि यहाँ पे बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। जनसंख्या का प्रवास के रूप में होकाइडो, हवाई, ब्राज़ील ऐसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया और यहाँ से लोगों को उस जगह पर भेज दिया गया ताकि यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है वो कम हो सके। कहते हैं उद्योग के विकास के साथ साथ जापान में जनसंख्या का विकास तेज़ी से बढ़ता है, जिसमें 1925 में 21% था, जो 1935 में 32% तक हो जाता है। तो शहरों में जनसंख्या के विकास काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें दिखाई पड़ जाता है। क्लास कोई डाउट यहाँ तक? जब जनसंख्या में दबाव बढ़ेगा तो यहाँ पर औद्योगिक मजदूरों के अंदर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। इसे बंद करेगा।